नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह। आज हम लोग फिर जो है आज हम लोग सेक्शन 2 की उपधारा 28 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें देखेंगे कि लोक सेवक के बारे में क्या कहा जाता है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। लोक सेवक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित में से किसी के अंतर्गत आता है, अर्थात प्रत्येक न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी प्रकार के सदस्य के रूप में निर्वाहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जिससे ऐसे अधिकारी के नाते वह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण करे या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो। किसी न्यायालय का या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य, प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसका किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया हो, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर चाहे किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराध का सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोग के स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा की संरक्षा करे। प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, रखे या बाध्य करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे या सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि व्यतिक्रम को रोके। प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे या कोई रेट
या कर उद्ग्रहित करे या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अविनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अभिप्रमाणित करे या रखे। प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसे पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नियमावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य का पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। साधारणतः खंड अधिनियम 1897 का 10 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय अधिकारी की किसी केंद्र या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की या कंपनी अधिनियम 2013 का 18 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी को सेवा का वेतन में है। इस बात का अवधारण करने के लिए कोई व्यक्ति लोक सेवक है अथवा नहीं, दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। क्या वह सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा सरकार से वेतन प्राप्त करता है? क्या उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए न्यस्त किया गया है? निम्नलिखित व्यक्तियों को लोक सेवक माना गया: अध्यापक जिसे सरकार से वेतन मिलता है, रेलवे कर्मचारी, नगरपालिका द्वारा नियुक्त बिल संग्रहकर्ता, नगरपालिका की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, ये सब लोक सेवक माना गया है। उसके बाद आता है निलंबित लोक सेवक। लोक सेवक निलंबित हो जाने के बाद भी लोक सेवक का हैसियत रखेगा। कुर्क अमीन औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11 क के अंतर्गत श्रम आयुक्त या समझौता अधिकारी, सरपंच, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अथवा मंत्री, रजिस्ट्रीकृत सहकारिता समिति का सरकारी अथवा उसकी कार्यपालिका समिति का सदस्य, सहायक वायुसेना का सदस्य, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर के अध्यक्ष को भी धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक माना गया है। इसी प्रकार नरेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के कार्यालय में नियोजित व्यक्तियों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की 1948 के अंतर्गत लोक सेवक माना गया है। एस धनोआ म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ दिल्ली तथा अन्य का मामला। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य जिसकी सेवाएं बंबई सहकारी समितियां अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति सुपर बाजार को सौंप दी गई है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197, धारा 218, भारतीय न्याय संहिता के प्रयोजनार्थ भारतीय दंड संहिता की धारा 21, खंड 12, धारा 2 का उपधारा 28 भारतीय न्याय संहिता के अर्थों में लोक सेवक नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रतिनियुक्ति के दौरान वह राजकीय सेवा में अधिकारी नहीं होता, उसे वेतन का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता, वह किसी अधिनियम के अधीन स्थापित स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में भी नहीं होता। एस करुणानिधि का मामला। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री लोक सेवक है, क्योंकि वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, राज्य कोष से वेतन प्राप्त करता है। डोमा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला। इसमें कोतवाल को लोक सेवक इसलिए माना गया चूंकि वह मुख्य कर्तव्य अपराधियों को न्याय के लिए प्रस्तुत करना एवं लोक स्वास्थ्य, क्षेम या सुरक्षा से संबंधित होता है। आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले का मामला। इस प्रकरण में विधानसभा सदस्य एमएलए को लोकसभा नहीं माना गया है। इसके दो कारण बताए गए। वह राजकोष से वेतन नहीं पाता है, दूसरा वह मात्र संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कोई भी लोक सेवक केवल इस कारण लोक सेवक होने से प्रतिवारित नहीं हो जाता क्योंकि वह निलंबित किया जा चुका है। रमेश बाल
कृष्ण कुलकर्णी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस प्रकरण में नगरपालिका पार्षद को लोक सेवक नहीं माना गया है। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम केसरी चंद्र और अन्य का मामला। इस मामले में सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को लोक सेवक नहीं मानते हुए यह अभी निर्धारित किया गया है कि इन पर गबन के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, धारा 316, उपधारा 5 भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अशोक कुमार मिश्र का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21, धारा 2, उपधारा 28 भारतीय न्याय संहिता के अर्थों में लोक सेवक माना है और यह भी निर्धारित किया है कि बैंक कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य आरोपों का विचारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम लालजीत राजशाही शाह का मामला। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों के अध्यक्ष को लोक सेवक माना गया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 21, धारा 2 का उपधारा 28 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नहीं है। के शर्मा बनाम अभिमन्यु के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सहकारी समितियों के प्रबंध निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्त पर कार्य कर रहे सरकारी अधिकारी को धारा 21, धारा 2, 28 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माना गया है। विपिन पीवी बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस बल के अंतर्गत कार्यरत होमगार्ड को लोक सेवक माना गया है, क्योंकि पुलिस बल सरकार द्वारा गठित निकाय है। इसके सदस्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उन्हें पुलिस बल के अधिकारी के तरह कुछ शक्तियां, विशेषाधिकार एवं संरक्षण प्राप्त है। लोक सेवक एवं सरकारी कर्मचारी में अंतर, जैसा कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। इन दोनों में मुख्यतः निम्नांकित अंतर है। सरकारी कर्मचारी सरकार का सेवक भी होता है तथा लोक सेवक भी, जबकि लोक सेवक केवल लोक सेवक होता है, सरकारी कर्मचारी नहीं। सरकारी कर्मचारी को राजकोष से वेतन मिलता है, जबकि लोक सेवक को नहीं। सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार का आरोप पर सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जबकि लोक सेवक के विरुद्ध नहीं। सरकारी कर्मचारी को पदावधि निश्चित होती है, जबकि लोक सेवक का नहीं। सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति, भर्ती, योग्यता, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति आदि निर्धारण नियमों एवं अर्हताओं के आधार पर की जाती है, कि लोक सेवक के लिए ऐसी कोई अर्हता नहीं है। ये लोक सेवक और सरकारी कर्मचारी में अंतर है। फिर आते हैं, एक पढ़ते हैं।
Take your fine.
हिम्मत नहीं पड़ा।
ये पेड़ा है, कुछ खाने के लिए गए तो भूख लगा था। फिर हम लोग देखते हैं स्वदोष लाभ और स्वदोष हानि में क्या अंतर है। स्वदोष लाभ एवं स्वदोष हानि में अंतर। स्वदोष लाभ एवं स्वदोष हानि में निम्नलिखित अंतर है। स्वदोष लाभ में व्यक्ति संपत्ति से अवैध लाभ उठाता है, जबकि स्वदोष हानि में व्यक्ति संपत्ति के संबंध में अवैध हानि उठाता है। स्वदोष लाभ उठाने वाला व्यक्ति ऐसे लाभ का हकदार नहीं होता है, जबकि स्वदोष हानि उठाने वाला व्यक्ति ऐसे लाभ का हकदार व्यक्ति होता है। दोनों में अंतर का मुख्य बिंदु हकदार व्यक्ति है। स्वदोष लाभ में व्यक्ति हकदार व्यक्ति नहीं होता है, जबकि स्वदोष हानि में व्यक्ति हकदार व्यक्ति होता है। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा पर दांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों की ऐसी परिभाषा दांडिक उपबंध या दृष्टांत में ठहराया न गया हो से संबंधित बातें कर बताती है। कोई बात अपराध नहीं है, चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए या उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होगा। प्रत्येक पद जिसे इस संहिता के किसी भाग में स्पष्ट किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। जब कोई आपराधिक कार्य कोई व्यक्ति द्वारा अपने सबके सामान्य आशय से को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण हो आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी प्रकार किया गया हो। यहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है। वहाँ यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंततः कार्य द्वारा और अंततः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। उसके बाद आ जाता है दृष्टांत को अंततः योग की योजना देने के अवैध रूप से लोप करके और अंततः योग को पीट कर शासय योग की मृत्यु कारित करता है। कौन ने हत्या की है? जब कोई अपराध कोई कार्य द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में शासय सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। क और ख
पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर यो को विष की छोटी छोटी मालाएं देकर उसकी हत्या करने में सहमत होती है। को और खो की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार विष देते हैं। यो इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं का प्रभाव से मर जाता है। यहाँ को और खो हत्या करने में शासक सहयोग करते हैं और उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है। वे दोनों इस अपराध का दोषी है, यद्यपि इनके कार्य पृथक हैं। को और खो संयुक्त जेलर है और अपनी इस हैसियत में वे एक कैदी यो को बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। को और खो यो की मृत्यु कारित करने में आशय से यो को उस प्रयोजन से भोजन देने का अवैध रूप से लोप करते हुए इस आशय से कि यो की मृत्यु कारित कर दी जाए, प्रत्येक अपने हाजिरी काल के दौरान यो को भोजन देने की लोप करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं। यो भूख से मर जाता है। को और खो दोनों यो की हत्या का दोषी है। एक जेलर को एक कैदी यो का संरक्षण भार रखता है। यो यो की मृत्यु कारित करने के आशय से यो को भोजन देने के अवैध रूप से लोप करता है, जिसके परिणाम स्वरूप की गौ की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किंतु वह भूखमरी उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। को पदच्युत कर दिया जाता और खो उसकी उत्तरावती होता है। को से दुष्संधि का सहयोग किए बिना खो को यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि यो की मृत्यु कारित कर दे, यो को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है। यो भूख से मर जाता है। खो हत्या का दोषी है, किंतु को ने खो की सहमति नहीं किया, सहयोग नहीं किया, इसलिए को केवल हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है। जहां कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं पर संबंध है, वहां वे उन कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। एक दृष्टांत और है। एक दृष्टांत है। को गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थिति के अधीन यो पर आक्रमण करता है कि यो का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। खो जो यो से वैमनस्य रखता है, उसका वैध करने के आशय से और प्रकोपन के अधीन न होते हुए यो का वध करने में को की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि को और खो दोनों यो की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, खो हत्या का दोषी है और को केवल आपराधिक मानववध का दोषी है। सामान्य आशय के आवश्यक तत्व। इसका एक केस है, कहता है सामान्य आशय के आवश्यक तत्व उस धारा के प्रायोज्यता के लिए निम्नलिखित बातों की पूर्ति अपेक्षित है। दो व्यक्तियों के बीच किसी पूर्व नियोजित योजना के रूप में सामान्य आशय का विद्यमान होना, सामान्य आशय के अग्रसरण में कोई अपराध गठित करने वाले कार्य में व्यक्ति का योगदान रहना। सरल शब्दों में यह कहा जाता है कि उसकी प्रायोज्यता के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। कोई आपराधिक कार्य किया गया हो, ऐसा कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, वह सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया हो। सामान्य आशय से अभिप्राय कोई व्यक्तियों के समान आशय मात्र से नहीं है। सामान्य आशय का पता प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं मामलों की परिस्थितियों से लगाया जाता है।
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामान्य आशय प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रैक्स बनाम क्रूज के मामले में सामान्य आशय के तत्व परिलक्षित होते हैं। इसमें एक कांस्टेबल तथा उसका सहायक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। उस गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के साथियों ने कांस्टेबल तथा उसके सहायक पर हमला कर मारपीट की, जिससे सहायक की मृत्यु हो गई। यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस व्यक्ति को चोट के कारण सहायक की मृत्यु हुई। सभी अभियुक्तगणों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसका सामान्य आशय स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। इसी में आ जाता है धर्मपाल और अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला। सामान्य आशय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों एवं तथ्यों पर निर्भर करता है। केवल मुख्य अपराधी के साथ रहने मात्र की सामान्य आशय का आधार नहीं माना जा सकता। इसके लिए दो बातें आवश्यक है: पूर्व नियोजित योजना और आपराधिक कृत्य में योगदान। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सामान्य आशय को साबित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का विद्यमान होना आवश्यक है: कि कोई आपराधिक कार्य किया गया, कि ऐसा कोई कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया, कि उन सभी व्यक्तियों ने सामान्य आशय के अंतरण में ऐसा कार्य किया। पी राजा मनी कायला राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 34 धारा 3 उपधारा 5 भारतीय न्याय संहिता के निम्नलिखित आवश्यक तत्व बताए गए हैं। दो व्यक्तियों के बीच किसी कार्य को करने की पूर्व नियोजित योजना होना, उनका ऐसे कार्य को करने में भागीदारी होना। पूर्व नियोजित योजना घटना स्थल पर भी बन सकती है और विकसित हो सकती है। चंद्र प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा सामान्यता आशय के लिए पूर्व योजना अर्थात मस्तिष्क मिलन का आवश्यक कारण बताया गया है। गौड़प्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सामान्य आशय के निम्नलिखित तत्व बताए गए, अर्थात सामान्य आशय का पता निम्नलिखित बातों से लगाया जा सकता है: वह रीति जिसमें अपराध कारित किया गया, घटना के ठीक पूर्व एवं ठीक पश्चात अभियुक्त का आचरण, उस व्यक्ति के साथ संबंध जिसके विरुद्ध अपराध कारित किया गया है, हथियार की किस्म, चोट क्षति की प्रकृति। घनश्याम और अन्य बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला या प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया कि अभियुक्त के साथ घटना स्थल पर उपस्थित होने मात्र से किसी व्यक्ति को सामान्य आशय के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जहां अचानक कोई घटना घटी हो और उसके लिए अपीलार्थी एक 15 वर्षीय बालक का पिता एवं भाई जिम्मेदार ही, वहां उस 15 वर्षीय बालक को मात्र इसलिए अभियुक्त नहीं माना जा सकता क्योंकि वह उसके साथ होने का सामान्य आशय से हाथ बटा रहा था। दज्जा, मोया, भील और अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला। इस प्रकरण में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के आशय में हाथ बटाना आवश्यक है। कुछ अभियुक्त गण द्वारा कारित अपराध में किसी व्यक्ति का भाग लेना मात्र सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य किया जाना नहीं माना जा सकता। सामान्य आशय एवं उसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति का होना आवश्यक है। एक केस है आशा उर्फ आशानंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला है, इसको देखना है। इस मामले में मोटरसाइकिल पर आए 3 अभियुक्त व्यक्तियों ने अपकृत व्यक्ति को पकड़ा। उनमें से 2 व्यक्तियों ने उस पर तेजाब फेंका तथा बाद में तीनों ने उस पर चाकू से वार किया। तेजाब फेंकने वाले दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर भी जलने के निशान पाए गए। इस मामले में अभियुक्त गणों को भारतीय दंड संहिता की धारा 334, धारा 101/3 की उपधारा 5 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा ने इस दोष सिद्धि को उचित ठहराया। इस मामले में सामान्य आशय के सभी तत्व विद्यमान हैं। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम अशोक कुमार का मामला, जहां दहेज के कारण किसी युवा पत्नी को उसके पति
एवं सास ससुर द्वारा जलाकर मार दिया गया हो, वहाँ वे सभी धारा 300/34, धारा 101, 3/धारा 5 भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दंडनीय होंगे। सामान्य आशय के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है कि कौन सी चोट किस अभियुक्त द्वारा कारित की गई है। राजकिशोर पुरोहित बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का भी एक केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सामान्य आशय के लिए पूर्व नियोजित योजना एवं विचार विमर्श मात्र पर्याप्त है। हमले का प्रकट कार्य अथवा हथियारों पर कब्जे के तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अब हम लोग देखेंगे आपराधिक कार्य। इस धारा में प्रयुक्त शब्द कार्य में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों को एक आवली सम्मिलित है, जिनमें से कुछ एक व्यक्ति के द्वारा किए गए हो और कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा, लेकिन आवश्यक मात्र यह है कि वे सब सामान्य आशय के अग्रसरण में किए गए हो। धारा 34, धारा 3/धारा 5 भारतीय न्याय संहिता में केवल कार्य का ही नहीं अपितु आपराधिक कार्यों का उल्लेख किया गया है। अतः अनिवार्यतः एक भौतिक कार्य होता है। किसी आपराधिक कार्य में कम से कम 2 कार्य अथवा कार्यों की एक आवली का होना आवश्यक है। जहां किया गया कार्य केवल एक ही हो, वहां यह धारा लागू नहीं होती, क्योंकि इस धारा की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक है कि आपराधिक कार्य व्यक्तियों द्वारा किया गया हो और यह स्पष्ट है कि एक ही कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः इस धारा के अधीन जो कुछ भी अपेक्षित है वह यह है कि आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों की एक आवली होनी चाहिए। हम लोग देखेंगे आपराधिक कार्य देखें। अब देखेंगे अभियुक्त की उपस्थिति। धारा 34 नया धारा जो है भारतीय न्याय संहिता का 3 का उपधारा 5 की प्रायोजिकता के लिए यह भी आवश्यक है अपराध कारित किए जाने के समय अभियुक्त वैयक्तिक दैहिक रूप से वहां उपस्थित रहा हो। उपस्थिति से अभिप्राय घटना स्थल के बिल्कुल नज़दीक उपस्थित रहने से नहीं है, वह उससे दूर भी रह सकता है, जैसे अपने साथियों को सचेत करने, किसी आश्रित खतरे की सूचना देने अथवा उन्हें बचाने के लिए कोई वाहन लेकर तैयार रहने के उद्देश्य से घटना स्थल से दूर किसी मुख्य स्थान पर खड़े रहना आदि। फिर ऐसे व्यक्ति का वास्तविक कार्य में लगे रहना आवश्यक है। केवल तैयारी की योजना में सम्मिलित रहना मात्र पर्याप्त नहीं है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति के घटना स्थल पर या उसके निकट उपस्थित रहने मात्र के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि घटना के अग्रसरण में उसका भी सामान्य आशय निहित था, खास तौर पर तब जबकि उसके पास न तो कोई अस्त्र शस्त्र रहे और न ही अन्य अभियुक्तों के साथ वह कोई गतिविधि कर रहा हो। राजू बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के मामले में घटना मकान के अंदर घटित हुई थी। साक्षी के अनुसार एक अभियुक्त मकान के बाहर खड़ा था। घटना में उसका हाथ होने का कोई साक्ष्य नहीं था। सामान्य आशय निर्मित करने जैसी कोई साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं था। अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया। इस बिंदु पर शेख नवाज शेख बाबू मुसलमान बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये लास्ट केस है। इसमें का एक महत्वपूर्ण मामला, इसमें कुछ अभियुक्त गणों पर सामान्य आशय के अग्रसरण में अपराध कारित करने का आरोप था, परंतु सभी साक्षियों में हितबद्ध व्यक्ति थे। साक्षी किसी का कथन सत्य को प्रकट नहीं करता था और न ही कोई खुला कार्य सामने आया। न्यायालय ने माना कि यह अभियुक्त गणों को आरोपों में मिथ्या फंसाया गया है, उनका सामान्य आशय सिद्ध नहीं होता, ये बताया गया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग पूर्व नियोजित योजना। इसको धारा 34 3/5 के अंतर्गत सामान्य आशय के लिए पूर्व नियोजित योजना का एक होना अनिवार्य शर्त है।
इसमें एक केस है अनिल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, उसके बाद राजेश गोविंद जागेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये दो केस है। इसमें जो राजेश गोविंद जगीसा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि सामान्य आशय के गठन के लिए न तो पूर्व नियोजित योजना आवश्यक है और न ही मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। इन्हें किसी सीधी साक्ष्य पर द्वारा साबित किया जाना भी आवश्यक नहीं है। सामान्य आशय का अनुमान मामले की परिस्थितियों और पक्षकारों के आचरण से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि अपराध में प्रत्येक व्यक्ति को भागीदारी को साबित किया जाना भी अपेक्षित नहीं है। सामान्यतः आशय घटना के अनुक्रम में भी उपज सकता है एवं विकसित हो सकता है के बारे में बताया है।
तेरी गंगा है पानी पानी, कि तेरी गंगा है पानी पानी। नी 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 न नी ना है, नी 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 न आजा अब। किताब लेके आते हैं।